नमस्ते। आपको पता है आज ना मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का एक बहुत सॉलिड रीजन है मेरे पास कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएसजे का रिजल्ट आया। रिजल्ट के आने के बाद हमें ये तो पता चला है किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मगर इसी के साथ ना हम एक चीज भूल जाते हैं कि कई सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब से रिजल्ट आया ना, तब से अभी तक कई सारे लोगों ने कई सारी वीडियोस और कई सारे पोस्ट बनाकर डाले। उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। मगर क्या हमें उन लोगों को नहीं समझना चाहिए जिनका एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, ताकि वो अगली बार और बेहतर तरीके से तैयार होकर आ सके? हमारे भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन सब लोगों को तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप सारे ही लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी सिलेक्शन हुआ इस बार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने किसी भी जानने वाले को जिनका एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो अगली बार जो प्रॉब्लम्स अभी आपने फेस करी है शायद वो आप ना करो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हमारे भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मगर कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ। तो हम लोग ना हमेशा वो देखते हैं जो हो जाता है, मगर हम वो नहीं देखते जो रह जाता है। यहाँ पर ना एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे मैं कहता हूँ, मतलब जो मैंने पढ़ा है, फेलियर इज नॉट द एंड। फेलियर इज नॉट द एंड। फेलियर इज जस्ट अ सेटबैक, और वो भी एक टेम्पररी सेटबैक होता है। तो जो भी लोग कभी किसी भी स्टेज पर फेल होते हैं ना, तो देखो यहाँ पे ना आपके पास दो चॉइस होती है। या तो आप एकदम हिम्मत जुटाओ और मेहनत करो और वापस चढ़ जाओ, या फिर आप वहां से अपना रास्ता बदल दो। रास्ता बदलने का फायदा क्या है? जब इतनी मेहनत कर कर यहां पहुंच ही चुके हो तो थोड़ी सी और मेहनत की तो बात है, थोड़ी सी और मेहनत करो, आगे निकल जाओगे। जब भी कोई फेल होता है ना, तो हर कोई हमेशा ये बोलता है कि सिलेक्शन होगा, लेकिन हमें ना ये भी डिसाइड करना है और ये भी जानना है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से, तो मुझे क्या करना है ताकि अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। बराबर। तो आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पे। हाँ, तो दो प्राइम जगहें हैं जहां पर फेलियर देखने को मिलता ही है, मगर वहां पर हमें क्या करना है ताकि हम उस फेलियर को नेक्स्ट टाइम अवॉइड कर सकें और हम वहां पर ना अटकें। तो पहला फेलियर तो वो होता है जो लोग मेंस और इंटरव्यू देने के बाद एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, और दूसरा फेलियर वो होता है जिनका मेंस ही क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो इन दोनों जगहों पर ना एक चीज बहुत जरूरी है, आपका मेंस। अगर आप मेंस अच्छे से लिख दोगे तो आप हमेशा एडवांटेज में रहोगे, क्योंकि मेंस में जो नंबर मिलते हैं ना, वो हमारे इंटरव्यू वाले नंबर याद जुड़ते हैं। लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसमें हमारे पास एडवांटेज तब होता है जब हमारे मेंस में नंबर ज्यादा है, ताकि किसी भी वजह से हम नीचे ना रह जाए। अब देखो, जब हम मेंस की बात करते हैं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं और हम उन सारी चीजों के बीच में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमें सही मेथड ही नहीं पता चलता कि मेरे को क्या करना है। लेकिन यहां पर ना हमें ये डिकोड नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें ना खुद से बैठकर रीवैल्यूएट करना है अपने आप को कि मैंने एग्जाम में क्या किया है। अगर मेरे आंसर में कमी थी तो वो कमी क्यों थी, अगर मेरे इंटरव्यू में कमी थी तो वो कमी क्यों थी। देखो, जब तक आप अपने आप को रीवैल्यूएट नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने बारे में ये नहीं सोचोगे ना कि मैंने एग्जाम में क्या चीजें गलत करी है, तब तक आप उन्हें सुधार ही नहीं पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहला स्टेप, कि अपने आप को ना रीवैल्यूएट करो। पहले स्टेप से भी पहली चीज है कि यार अपने पर ना विश्वास रखो। अगर आप लोग यहां तक आए हो तो विश्वास मानो, आप यहां से आगे भी जाने की काबिलियत और क्षमता, आप यहां से आगे जाने की भी काबिलियत और क्षमता अपने अंदर रखते हो, तो विश्वास करो और सब अच्छा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले आपको पेपर को रीवैल्यूएट करना है अपने आप से कि मेरे को कहां कहां प्रॉब्लम्स थी या कौन कौन सी जगह थी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब हुआ है। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज पता है क्या है? जब एक बार रिजल्ट आ गया है, अब तो अब कई सारे लोग हैं जो थोड़ा बिखर जाएंगे, कहीं कोई कुछ कर रहा होगा तो कोई कुछ करेगा, कुछ लोग वापस लगेंगे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है, वो है कि आपको ना यहां पर कंसिस्टेंट रहना है। देखो, अगर आप रोज पढ़ते रहोगे ना अब भी, तो भी आप, अब ना यहां पर हमें कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है,
हमें कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करना है ताकि हम अपनी नॉलेज को एनहांस करें, हम अपनी राइटिंग को बेटर करें और हम ना एक बेटर स्टेज पर अपने आप को ले जाएं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, ये हमेशा यू वर्सेस यू पे होगा। तो अगर आप खुद से ही नहीं समझोगे कि जो जवाब आज आपने लिखा है उस जवाब से बेहतर लिखना है आपको अगली बार, तब तक आप इस कंपटीशन में हो ही नहीं। ये तो एक बहुत खराब तरीका है जहां पर हम देखते हैं कि अच्छा उसके नंबर मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं। आपका कंपटीशन आपके खुद के सेल्फ से है, ठीक है। यू वर्सेस यू। आज जो मैंने आंसर लिखा है, आज से 3 महीने बाद क्या मैं उस आंसर से बेहतर आंसर लिख पा रहा हूं? क्या मैं उस आंसर को लिखने में जितना समय लेता, क्या मैं उसे कम समय में लिख पा रहा हूं? क्या उस आंसर को लिखने के लिए जितना समय मैंने लिया था सोचने के लिए, क्या मैं उससे कम समय अब ले रहा हूं? क्या मैं अपने आंसर के लिखने के तरीके को सुधार पा रहा हूं? यार ये वो चीजें हैं जिन पर अगर आप काम करोगे ना, आप जरूर हल निकालोगे। मेंस आंसर राइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन पूछा तो जाके आप जवाब लिख दो। मेंस आंसर राइटिंग साथ में ये भी है कि आप अपनी स्पीड पर फोकस करो, आप अपने टाइम पर फोकस करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो और आप अपने एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। मान लो मैं आंसर लिखता हूं बट मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि मैं टाइम पर उसे खत्म नहीं कर पा रहा। मान लो मैं टाइम में उसे खत्म कर पा रहा हूं, मेरी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। मान लो मैं लिख तो रहा हूं, टाइम भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं वही इररेलेवेंट हो जा रहा है। मान लो कि मैं ये तो जानता हूं कि मुझे लिखना क्या है, लेकिन लिखते लिखते मुझे याद आता है कि अच्छा मुझे ये पहले डालना चाहिए था, मुझे ये बाद में डालना चाहिए था, मुझे ये ऐसे करना चाहिए था। इसका ना एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। जब भी आप अपने मेंस के क्वेश्चन को देखोगे ना, सबसे पहली चीज समझो वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वंस यू डू, द सेकंड स्टेप दैट यू मस्ट फॉलो इज, यू शुड देन प्लान इन एडवांस कि आपने इस आंसर को लिखना कैसे, कहां पर क्या चीज डाल रहे हो, कौन सा पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, सारी चीजें पहले ही 1 मिनट में डिसाइड कर लो। अगर ये कर लोगे, उसके बाद आपकी स्पीड और आपका टाइम बैलेंस हो जाएगा। हाँ, शायद अब जब दोबारा अपनी तैयारी शुरू करोगे मे बी आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आप इस एफर्ट को रेगुलरली करोगे ना, कंसिस्टेंट, जो मैंने अभी कहा था, तो जरूर कुछ समय की बात है, कुछ समय में एक बहुत बेहतर जवाब आप लिख पाओगे और बहुत अच्छे से खुद को एक्सेप्ट करा पाओगे कि यार ये मैंने ही लिखा है। ये कोई लोग चांद से नहीं आते जिनका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, ये लोग भी हमारे बीच में रहते हैं। बस फर्क ये है कि ये लोग ना कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट को लेकर, और ये लोग जान रहे हैं कि इनको किन चीजों पर अपने आप को इंप्रूव करना है। तो देखो, ये तो 2-3 चीजें हो गई जो मैंने अभी बताई हैं, मगर इसी के साथ ना एक और चीज ध्यान रखना। जब भी हम एग्जाम में इतना करीब पहुंचकर नहीं क्वालिफाई करते ना कहीं तो डिस्कंफर्ट होता है, और मैं उस बात को एक्सेप्ट ना करूं इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दैट्स अ ट्रू थिंग। तो जो डिस्कंफर्ट है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो, मगर उस डिस्कंफर्ट के नीचे मत दबो, एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ो। अगर आप आज भी उस चीज को लेकर स्ट्रेस लोगे तो क्या वो बदल जाएगा? मैं ज्यादा स्ट्रेस ले लूंगा, मैं 4 दिन तक सोचता रहूंगा, तो क्या मेरा रिजल्ट बदल सकता है? नहीं बदल सकता। मगर अगर मैंने इसी चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया कि यार मैं वहां तक पहुंचा, अब मुझे थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, क्योंकि मैंने उन सारी चीजों को खुद एग्जामिन किया है, खुद समझा है, खुद एनालाइज किया है कि मेंस हॉल का क्या एटमॉस्फेयर रहता है, उन 2-3 दिन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, उन 2-3 दिन का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो कैसा होता है। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने आ जाएंगी ना, और अगर इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिवली लोगे, तो विश्वास करो कि आप बहुत बेहतर कर पाओगे आप। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना और आगे बढ़ते रहना। किसी भी चीज को सोचकर अपने आप को परेशान मत होने दो। शायद ये आपका पहला अटेम्प्ट हो, शायद ये आपका दूसरा अटेम्प्ट हो, या शायद ये आपका तीसरा अटेम्प्ट हो, लेकिन अपने आप खुद पर विश्वास रखना। अपने आप समझो कि क्या आप उन कमियों पर काम कर रहे हो। यदि आप उन कमियों पर काम कर रहे हो तो आगे बढ़ने का मतलब है। यदि आप उन कमियों पर काम नहीं कर रहे हो और केवल समय व्यर्थ कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ना आपको ना किसी और को। तो अभी जब मैंने कहा ना कि अपने आप खुद पर विश्वास रखना, बिलीव इन योर सेल्फ, तो देखो पता है ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम ना इस दुनिया में सबको मूर्ख बना सकते हैं। वी कैन फूल एनीबडी एंड एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। मैंने किताब खोली है, किताब के अंदर मैंने एक फ़ोन रखा है और मैं उस फ़ोन पर लगा हूँ, या मैंने किताब खोली है, मेरे को नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ।
मैंने किताब खोली है लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, मैं खोया हुआ हूं। इनका फायदा क्या है? और ये हम दूसरों को मूर्ख बनाकर या विद फूलिंग समबडी एल्स, व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी गेट? नथिंग। आप अपने टाइम को खराब कर रहे हो अगर आप अपनी चीज को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर आप अपने सपने को लेकर सीरियस नहीं हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और यही तो हमें नहीं करना। इसी चीज से तो हमें बेहतर होना है। तो अपने आप को समझो, खुद पर विश्वास रखो, जहां कमी है उस पर काम करो और आगे बढ़ो, और एक बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ इस एग्जाम को कॉन्कर भी करना है। ठीक है, मतलब पहले से बेहतर होना है और बेहतर होके इस एग्जाम को फोड़ना है अब। ठीक है, तो हमें वो वाले काम नहीं करने कि अच्छा पिछली बार कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ से मैं 10 नंबर फालतू लूंगा। हमें कट ऑफ से 10 नंबर फालतू नहीं लाने। हमें एकदम एग्जाम परफेक्ट बढ़िया तरीके से करके आना है, ताकि हम कट ऑफ की चिंता तो एटलीस्ट ना करें। ठीक है, अच्छा, तो एक और चीज होती है, एक लास्ट, उसके बाद में हम इसको समाप्त कर देंगे। विल एंड दिस वीडियो एंड देन यू कैन बी ऑन योर वेज। एंड आई होप अभी अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो जरूर आपको कोई ना कोई तो इंसाइट मिला होगा। तो एक और चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस। बहुत सारे लोग तो गाइडेंस अफोर्ड ही नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग कोचिंग नहीं जा पाते, बहुत सारे लोगों के पास वो लग्जरी नहीं होती, लेकिन वो लोग भी एग्जाम देते हैं और वो लोग भी फेल होते हैं। तो उन लोगों को शायद यही वीडियो दिख जाए तो इच्छा करेंगे, आशा भी करेंगे कि उन्हें ये वीडियो दिखे और उनको कुछ मदद मिले। देखो, शायद आप एक कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद आप किसी के गाइडेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग हमेशा जीवन में एक मेंटोर ढूंढ सकते हो। एक मेंटोर वो होता है शायद जिसने कभी एग्जाम क्लियर किया है, या शायद जिसने इस एग्जाम के लिए बराबर मेहनत करी है। तो कभी कभी क्या होता है, वो लोग ना आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिन पर आपको काम करना है। आपके अंदर का मतलब आपके एग्जाम को लेकर तैयारी में क्या क्या कमियां हैं, उन चीजों को लेकर। ठीक है, तो एक मेंटोर को ढूंढो, उस मेंटोर से ना अपने आंसर्स को चेक करवाओ कि अच्छा मैं ये लिख रहा हूं, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये चीज मैं ऐसे समझ रहा हूं, मैं इस चीज को ऐसे पुट कर रहा हूं, मैं केस लॉ को ऐसे आंसर में फ्रेम कर रहा हूं, क्या ये सही है? वो ना आपकी हेल्प जरूर कर पाएंगे। शायद आपके लिए हम लोग रीचेबल नहीं है, लेकिन आप लोग नीचे दिए हुए किसी भी नंबर पे आप कॉल करना, तो हम आपको जितनी मदद हो पाएगी हम उतनी मदद करेंगे। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए ना, तो आप बेझिझक होकर नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेना। हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एक गाइडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आपको ना सही दिशा की ओर भेजने की सारी चीजें जो आपको चाहिए। देखो, गाइडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो ना आपको राइट डायरेक्शन में राइट स्पीड के साथ जाने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप लोग अभी तक किसी वजह से परेशान हो कि मैं गाइडेंस नहीं मिल पा रही, मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है या कुछ भी, तो आप बेझिझक रहो, कोशिश करो, मिलेंगे। नहीं मिलेगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करना एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। हमारे साथ आप हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। हमारे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं दिल्ली और दिल्ली के बाहर, और बहुत जल्द हम शायद आपके शहर में भी आ रहे होंगे। अभी दरअसल हुआ क्या पता है, तो कुछ दिन से ये वीडियो आने वाली थी, मतलब बनानी थी मेरे को, मगर मैं बना नहीं पाया क्योंकि हम लोग कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे। अब वहां पर हम क्यों थे? क्योंकि एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए, जो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप तक पहुंच जाएगा। तो क्या पता, शायद अगली बार हम आपके ही शहर में आपके साथ, आप उस तरफ और हम इस तरफ बैठे हों और हम बात कर रहे हो। तो हमें कुछ नहीं पता। वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड इट विल कम आउट इन सम टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। खूब लगकर, खूब तगड़े तरीके से मेहनत करो। और हमेशा एक चीज याद रखना, एक कोट है इंग्लिश में, वो कोट कहता है, सक्सेस इन लाइफ इज नॉट फॉर दोज हु आर रनिंग फास्ट बट फॉर दोज हु आर ऑलवेज ऑन द मूव। तो जो लोग बहुत तेज दौड़ते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उन्हीं के लिए सफलता हो। सफलता उनके लिए निश्चित है जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन दौड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करता है ना, वो जरूर लक्ष्य पे पहुंचता है। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, और आप सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। हमारे सारे बच्चों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारे उन सभी बच्चों को जिनका एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, दिल छोटा मत करना।
अगली बार एग्जाम हम ही फोड़ने वाले हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते, ख्याल रखिएगा। और अगर कहीं पे भी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक, आपको पता ही अब क्या करना है। नमस्ते। और हां, अपने पर ना विश्वास बनाए रखना, तुम बहुत बेहतर करोगे। नमस्ते।